आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा किया था कि मैं कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी इतिहास को कवर करूंगा। तो उसी कड़ी में आज मैं कक्षा 9 का एनसीईआरटी इतिहास लेकर आया हूं। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि मैं कक्षा 9 और 10 का पूरा सामाजिक विज्ञान कवर करूंगा। तो उसी कड़ी में आज मैं कक्षा 9 के इतिहास को लेकर आया हूं और पहला खंड है घटनाएं और प्रक्रियाएं। और आज कक्षा 9 के इतिहास के पहले चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चूंकि फ्रांसीसी क्रांति एक लंबा टॉपिक है, इसलिए इसे हम 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, 4 भी हो सकते हैं। और आज यह पहला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इतिहास के सभी क्रांतिकारी जितने भी क्रांति हुए हैं या जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में, उन क्रांतियों में फ्रांसीसी क्रांति का स्थान महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति जनता के द्वारा राजतंत्र के विरुद्ध की गई थी। जनता जो था वह फ्रांस का जो राजा था उसकी विलासिता से, उसकी महंगाई की मार से, उसके कर वृद्धि से इतना निराश हो चुकी थी कि जनता ने यह निश्चय कर लिया कि मैं इस राजा को हटाकर ही दम लूंगा। इस राजा को ही नहीं, फ्रांस से राजतंत्र को समाप्त करके ही दम लूंगा। तो यहां से पहला प्रश्न बनता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? प्रश्न लिख लीजिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो उत्तर में लिखिए फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। पांच मई 1789 का वह दिन जब फ्रांस के राजतंत्रीय व्यवस्था के अंत की पटकथा लिखी जा रही थी। 5 मई 1789 का वह दिन जब फ्रांस में राजतंत्रीय व्यवस्था की नींव हिल गई थी। फ्रांस के सम्राट की कुर्सियां, सिंहासन डोलने लगी थी। ठीक है, तो 5 मई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। किन कारणों से फ्रांस की क्रांति हुई थी? अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन कारणों से फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो हमने अभी बताया कि जो जनता थी वह फ्रांस के राजा की विलासिता से, उनकी महंगाई कर वृद्धि और निरंकुश शासन के कारण फ्रांस की क्रांति हुई। तो प्रश्न लिख लीजिए कि फ्रांस की क्रांति किन कारणों से हुई? फ्रांस की क्रांति किन कारणों से हुई? तो लिखिए उत्तर में फ्रांस की क्रांति निम्न कारणों से हुई। फ्रांस की क्रांति निम्न कारणों से हुई। पहला कारण था महंगाई। इसके विषय में चर्चा करेंगे अभी कि महंगाई क्यों बढ़ी थी। उसके बाद दूसरा कारण था कर वृद्धि। तीसरा कारण था निरंकुश शासन व्यवस्था। ठीक है, यह
फ्रांस के 3 कारण थे: महंगाई, कर वृद्धि, निरंकुश शासन व्यवस्था। महंगाई क्यों हुई थी? महंगाई होने का कारण था कि जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा तो राजकोष लगभग खाली था। राजकोष जो था वह लगभग खाली था। उसका कारण था कि निरंतर युद्ध करने के कारण जितने भी वित्तीय संसाधन थे वे सभी समाप्त हो चुके थे। उसके बाद भी लुई 16वां अमेरिका की मदद किया। कैसी मदद? कि अमेरिका की 12 उपनिवेशों को इंग्लैंड से दिलाने में लुई 16वां ने मदद की, और इस मदद के कारण उन पर, लुई 16वें पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज बढ़ गया। पहले से ही 2 अरब लिब्रे का कर्ज था और 10 अरब लिब्रे का कर्ज और बढ़ गया। और यही कारण था कि फ्रांस में दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं या दैनिक जो खर्च हैं उन सबको भी नियंत्रण में रखना मुश्किल हो रहा था। चाहे वह सेना का रख रखाव हो, कार्यालयों को का संचालन करना का हो, या विश्वविद्यालयों को चलाने में हो, ऐसे तमाम दैनिक कार्य थे जिनकी खर्च का वहन कर पाना मुश्किल लग रहा था। और ऊपर से सरकार ने 10% की और ब्याज दर बढ़ा दी। तो फ्रांस के जो सम्राट थे उन्होंने निश्चित किया कि हम और अधिक कर वसूलेंगे, और अधिक कर वसूलेंगे। तो महंगाई बढ़ी क्योंकि संसाधनों की कमी होने लगी। उसके बाद कर वृद्धि हुई। क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि हो गई। ब्याज दरों में वृद्धि हो गई और सम्राट पर कर्ज बढ़ता गया। यही कारण था कि कर वृद्धि करना पड़ा। और उसके बाद निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश का क्या मतलब होता है? प्रश्न है, यहां से पूछा जाता है, निरंकुश से आप क्या समझते हैं? निरंकुश से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न है। इसका उत्तर अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि निरंकुश शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निरंकुश मतलब जिस पर किसी का अंकुश न हो, जिस पर किसी तरह की कोई रोक टोक न हो, उसे निरंकुश कहते हैं। वह शासन व्यवस्था जिस पर किसी तरह का कोई अंकुश न हो, जिस पर किसी तरह का कोई अंकुश न हो, अर्थात राजा या फिर आज के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पर किसी तरह का कोई दबाव न हो, अपने मन माने तरीके से निर्णय ले सकें, तो उसी शासन व्यवस्था को निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसा कि आज के वर्तमान समय में भी हमारे प्रदेश की ऐसी सरकार है जो किसी की सुनती नहीं है, खासकर अध्यापकों की और प्रतियोगी छात्रों की बिल्कुल नहीं सुनती। तो हमारे दृष्टि में, चूंकि हम प्रतियोगी छात्र हैं, आप भी छात्र हैं, तो हमारे दृष्टि में आज की सरकार निरंकुश है। आज की सरकार निरंकुश है। तो निरंकुश शासन व्यवस्था क्रांति का एक प्रमुख कारण होती है। तो यही 3 कारण थे फ्रांस की क्रांति के। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि जुलाई 1789 में क्या हुआ था, जब जनता पूरी तरह से भड़क उठी। ठीक है, इतना नोट करिए। चलिए अब देखिए, ठीक है।
ये पहला पार्ट है। तो यहाँ से हम जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तथ्य हैं, उन पर चर्चा करेंगे आज। ज्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे नहीं, क्योंकि देखने वालों को दिक्कत होती है। देखिए, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना घटी जब जनता पूरी तरह से भड़क उठी। वह घटना क्या थी? 14 जुलाई 1789 की वह सुबह, जब फ्रांस के पेरिस शहर में आतंक का माहौल था। 14 जुलाई 1789 की वह सुबह, जब फ्रांस के पेरिस शहर में आतंक का माहौल था। और आतंक का माहौल क्यों था? क्योंकि सम्राट ने सेना को शहर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। फ्रांस के पेरिस शहर में 14 जुलाई 1789 ईस्वी को आतंक का माहौल क्यों बना? क्योंकि सम्राट ने सेना को शहर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, और साथ में लोगों में यह अफवाह फैल गया कि सम्राट ने सेना को शहर में नागरिकों की हत्या करने के लिए भेजा है। तो उसके बाद करीब 7,000 लोग, जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल थी, वे सब टाउन हॉल में एकत्रित हुए और एक जन सेना का निर्माण किया। अगर यहां से प्रश्न, चूंकि एनसीईआरटी है, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप लोग भी जब आगे चलेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कारण था कि फ्रांस के लोगों को जन सेना का निर्माण करना पड़ा? ऐसा कौन सा कारण था कि फ्रांस के लोगों को जन सेना का निर्माण करना पड़ा? तो उसका उत्तर होगा क्योंकि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, आप प्रश्न लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा कौन सा कारण था कि फ्रांस के लोगों को जन सेना का निर्माण करना पड़ा? ऐसा कौन सा कारण था कि फ्रांस के लोगों को जन सेना का निर्माण करना पड़ा? तो उत्तर में लिखिए 14 जुलाई, क्योंकि पहले लिख लेना, क्योंकि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस के सम्राट ने सेना को पेरिस शहर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। ठीक है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस के सम्राट ने सेना को पेरिस शहर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, और लोगों में यह अफवाह फैल गया कि फ्रांस के सम्राट सेना को पेरिस शहर में इसलिए भेजे हैं ताकि पेरिस शहर के लोगों की हत्या कर दी जाए। लोगों में अफवाह फैल गया कि जो सेना शहर में प्रवेश की है वह हमारी हत्या करने आ रही है। तो उसी के बाद फ्रांस के टाउन हॉल में 7,000 से अधिक लोग एकत्रित हो गए, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, और वही लोग मिलकर जन सेना का निर्माण कर लिए।
अब सेना तो बन गई, सेना तो बन गई, लेकिन सेना के लिए हथियार की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हथियार कहां से प्राप्त किए, हथियार कहां से प्राप्त किए, यह एक लॉजिक प्रश्न है। आप लोग अगर एनसीईआरटी की किताब पढ़ते होंगे तो इसका उत्तर आसानी से दे देंगे। हथियारों की खोज में फ्रांस की जो सेना थी, जन सेना जो बनी थी, फ्रांस के लोगों की जो सेना थी, वह तमाम सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश किया। उसके बाद बास्टिल के जेल को तोड़ डाला, क्योंकि वहां उन्हें ऐसी खबर मिली कि वहां पे भारी मात्रा में गोला बारूद है, भारी मात्रा में हथियार है। तो बास्टिल जेल पर आक्रमण करके फ्रांस के लोगों की जो जन सेना थी, बास्टिल जेल को ध्वस्त कर डाला और वहां के जितने भी कैदी थे उनको भी छुड़ा लिया। अगर यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांस के लोगों की जन सेना ने जब बास्टिल जेल पर जब आक्रमण किया तो उस समय बास्टिल जेल में कितने कैदी उपस्थित थे? जब फ्रांस के लोगों की जन सेना ने बास्टिल जेल पर आक्रमण किया तो उस समय बास्टिल जेल में कितने कैदी उपस्थित थे? यह प्रश्न है। इसका उत्तर होगा 7। इसका उत्तर होगा 7। केवल 7 कैदी थे बास्टिल के जेल में, केवल 7 कैदी थे। हालांकि जो लोगों की जन सेना थी उसका उद्देश्य कैदियों को छुड़ाने का नहीं था, उसका उद्देश्य था हथियार को प्राप्त करना। उसका उद्देश्य क्या था? हथियार को प्राप्त करना था। यही कारण है कि बास्टिल जेल पर वह आक्रमण किए और बास्टिल जेल को वह पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए और साथ में वहां पर जितने भी कैदी थे उनको भी छुड़ा लिया। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 7 कैदी, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। प्रश्न तो मैं बोल ही चुका हूं। ठीक है, उसके बाद सेना और लोगों के बीच संघर्ष निरंतर जारी रहा। देहात क्षेत्रों में भी सेना और लोगों की जनसेना के बीच युद्ध जारी रहा और इस युद्ध के कारण फ्रांस में महंगाई बढ़ गई और महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों की जीविका का जो एक प्रमुख, गरीबों का एक प्रमुख निवाला था पाव रोटी, उसकी भी कीमत बढ़ गई थी। यही कारण था कि फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब अगला प्रश्न है कि फ्रांस स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? प्रश्न लिखिए। स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? उत्तर में लिखिए, क्रांति के पूर्व फ्रांस की समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत, क्रांति के पूर्व फ्रांस की समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को
अभिव्यक्त करने की श्रेणी थी। अभिव्यक्त करने की श्रेणी थी। एस्टेट कितने थे? तो एस्टेट के प्रकार, अगला हेडिंग डाल लीजिए, एस्टेट के प्रकार। एस्टेट कितने थे? तो एस्टेट 3 थे। एस्टेट कितने थे? 3 थे। कौन कौन से थे? पादरी, पहला पादरी था, दूसरा था कुलीन तंत्र, और उसके बाद तीसरा था कृषक। यह फ्रांस के 3 वर्ग थे। ये फ्रांस की क्रांति के यह फ्रांस के समाज के 3 पिलर थे। 3 स्तंभ थे, पादरी, कुलीन तंत्र और कृषक। अब इसमें भी अगर हम देखें तो काफी विषमता है। उसका कारण है कि जो पादरी और कुलीन तंत्र के लोग हैं यह कर मुक्त थे, जबकि जो कृषक वर्ग के लोग थे, जिसमें शिक्षक, वकील, तमाम पढ़े लिखे विद्वान लोग भी आते थे, यह सभी कर युक्त थे। और अगर हम देखें तो फ्रांस की क्रांति में, चूंकि 18वीं शताब्दी में वर्गों में विभाजित फ्रांस मध्यकाल के सामंतवाद की अंग थे। 18वीं शताब्दी में वर्गों में विभाजित फ्रांस सामंतवाद की अंग थी। अब इसमें देखिए कि जो कुलीन तंत्र था यह इस वर्ग से टैक्स लेता था, यह इस वर्ग से कर वसूलता था। कौन सा कर? सामंती कर। कौन सा कर? देखिए, समझ लीजिए, ऐसे हर चीज को लिखना जरूरी नहीं होता कि कुलीन तंत्र जो था वह कृषक वर्ग से किस तरह का कर वसूलता था। तो वह कृषक वर्ग से सामंती कर वसूलता था, सामंती कर। ठीक है। उसके बाद पादरी लोग भी, जो पादरी थे वे भी कृषक वर्ग से कर वसूलते थे। और पादरी लोग कृषक वर्ग से किस तरह का कर वसूलते थे? तो धार्मिक कर वसूलते थे। किस तरह का कर वसूलते थे? धार्मिक कर वसूलते। अब यहां पर और भी देखिए, पादरी और कुलीन तंत्र को तो यह टैक्स देते ही थे। पादरी और कुलीन तंत्र को कृषक वर्ग क्या टैक्स देते थे? कर देते थे। लेकिन इसके बाद ये सरकार को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर देते थे। अब सोचिए कि कृषक वर्ग की स्थिति कैसी रही होगी फ्रांस में। फ्रांस के राजतंत्रीय व्यवस्था में कृषक वर्ग की स्थिति कैसी थी? अब आप इसका अनुमान ऐसे ही लगा लीजिए। एक चीज और बता देते हैं कि फ्रांस की आबादी जो कि 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी। 1715 ईस्वी में, इसको हम लिख देंगे अभी, 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 1789 ईस्वी में 2.8 करोड़ हो गई थी। तो उस आबादी में 90% लोग कृषक वर्ग से थे। 90% लोग किससे थे? कृषक वर्ग से थे। लेकिन जमीन के मालिकाना हक में इनकी हिस्सेदारी बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि जमीन के मालिकाना हक में 60% हिस्सेदारी
पादरी और कुलीन तंत्र या अभिजात वर्ग के लोगों का था। और कुलीन तंत्र जमींदार भी होते थे, चूंकि सामंती व्यवस्था का अंग था फ्रांस मध्यकाल में। तो जमींदार थे, तो जो कृषक वर्ग के लोग थे उनसे श्रमदान भी कराते थे, श्रम सेवा भी लेते थे। हालांकि यह बात और अलग है कि उन्हें सुरक्षा भी देते थे, लेकिन उनसे टैक्स वसूलते थे और टैक्स कठिन था, बहुत ही कठिन टैक्स वसूलते थे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। यहां से कोई भी अगर डाउट होगा तो उसे आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। एस्टेट क्या है? क्रांति के पूर्व फ्रांस की समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने की श्रेणी थी एस्टेट। एस्टेट कितने थे? 3 थे। कौन कौन से? पादरी, कुलीन तंत्र और कृषक, ठीक है। जिनमें पादरी और कुलीन तंत्र कर मुक्त थे या टैक्स देते नहीं थे, बल्कि तीसरे वर्ग कृषक वर्ग से टैक्स लेते थे। कुलीन तंत्र कृषक वर्ग से सामंती कर लेते थे और पादरी कृषक वर्ग से धार्मिक कर लेते थे। उसके बाद कृषक वर्ग के लोग सरकार को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर देते थे। तो इतना क्लियर होगा। अब आगे देखिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति से फ्रांस में क्या बदलाव हुए? प्रश्न लिख लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति से अगर कोई आंदोलन हो रहा है, कोई क्रांति हो रहा है, तो उसका क्या निर्णय निकला, यह भी जानना जरूरी है। तो फ्रांस की क्रांति से फ्रांस के लोगों को क्या हासिल हुआ, क्या प्राप्त हुआ, या फ्रांस की क्रांति से फ्रांस में क्या बदलाव हुए, ठीक है। यह प्रश्न है और इसका उत्तर होगा कि फ्रांस की क्रांति से फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हुआ। ठीक है। फ्रांस की क्रांति से फ्रांस में क्या बदलाव हुए? तो फ्रांस की क्रांति से फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया, ठीक है। फ्रांस का अंतिम सम्राट कौन था? अगला बहुविकल्पी प्रश्न। फ्रांस का अंतिम सम्राट लुई 16वां था। लुई 16वां था, ठीक है। फ्रांस का जो अंतिम सम्राट था वह लुई 16वां था। इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि फ्रांस का जो अंतिम सम्राट था वह लुई 16वां था। लुई 16वां कौन था? तो लुई 16वां फ्रांस का अंतिम सम्राट था। अगला प्रश्न लिखिए कि लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब बना? लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब बना, या लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा, ठीक है। तो आगे लिखिए, बुर्बो वंश, बुर्बो राजवंश का अंतिम सम्राट लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की
राजगद्दी पर बैठा। हमने अभी बताया कि जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो उस समय जो राजकोष था वह लगभग खाली हो चुका था। क्यों खाली हो चुका था? क्योंकि निरंतर युद्ध करने के कारण। उसके बाद भी ठीक है, उसके बाद भी लुई 16वां ने अमेरिका की मदद की उसके 11 उपनिवेशों को प्राप्त करने में ब्रिटेन से। ठीक है, उसके 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से प्राप्त करने में लुई 16वां ने अमेरिका की मदद की, जिसके कारण लुई 16वां पे 10 अरब लिब्रे का कर्ज और बढ़ गया। ठीक है, तो इतना क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है बिल्कुल को। चलिए, तो फ्रांस की क्रांति से फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया। फ्रांस का अंतिम सम्राट लुई 16वां था और लुई 16वां बोर्बो राजवंश का अंतिम सम्राट था और 1774 ईस्वी में यह फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। अब अगला प्रश्न है कि लुई 16वां का विवाह किससे हुआ था? यह प्रश्न पूछा जाता है कि लुई 16वां का विवाह किससे हुआ था। ठीक है, लिखिए। लुई 16वां का विवाह ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुई थी। मेरी एंटोइनेट से हुई थी। ठीक है, लुई 16वां का विवाह किससे हुआ था? तो लुई 16वां का विवाह ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुई थी। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस पार्ट को समाप्त कर देंगे। हम अभी 2-3 बार यह चर्चा किए कि लिब्रे क्या था। लिब्रे क्या था? प्रश्न लिखिए कि लिब्रे क्या था। हम जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, उसके विषय में भी बताएंगे, तो कोई भी यहां से प्रश्न छूटेगा नहीं। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए। लिब्रे हेडिंग डाल लीजिए, लिब्रे। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। लिब्रे यह फ्रांस की मुद्रा थी। यह फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया।
अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लिब्रे क्या था, तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। लिब्रे को कब समाप्त किया गया, तो लिब्रे को 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। इसमें दो प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1715 ईस्वी में फ्रांस की आबादी कितनी थी। 1715 ईस्वी में फ्रांस की आबादी कितनी थी, तो उत्तर में लिखिए कि 1715 ईस्वी में फ्रांस की आबादी 2.3 करोड़ थी। यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। अगला लिखिए कि 1789 में फ्रांस की आबादी कितनी थी। फ्रांस की आबादी 2.8 करोड़। अभी बिहार की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो हाँ, एक और है, एक प्रश्न और है कि जो पादरी लोग कृषक वर्ग से धार्मिक कर वसूलते थे, उसे हम क्या कहते थे? उसे हम क्या कहते थे? तो उत्तर में लिखिए कि पादरी लोग कृषक वर्ग से टाइड नामक कर वसूलते थे, नामक धार्मिक कर वसूलते थे, कर वसूलते थे जो उनकी उपज का 10वां हिस्सा था। ठीक है, जो उनकी उपज का 10वां हिस्सा था, दिखाई दे रहा है? जो उनकी उपज का 10वां हिस्सा था, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद है एक प्रश्न है, उसे आप समझ लीजिए संकेत के रूप में कि कृषक वर्ग जो सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर देते थे, उन्हें हम टाइल के नाम से जानते हैं, उन्हें हम टाइल के नाम से जानते थे। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि कृषक वर्ग, या लिखना चाहे तो पॉइंट करके लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए कि सरकार कृषक वर्ग से टाइल नामक कर लेता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे अब हम इसके आगे और जो 3 वर्ग हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तीनों वर्गों के क्या कार्य थे हम उस पर चर्चा करेंगे, और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन पर चर्चा करेंगे। यह पहला पार्ट था, आगे हम इसे 2-3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ से कुछ भी कोई भी प्रश्न डाउट में होगा या कोई प्रश्न छूटा होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका उत्तर वहीं पर देंगे। धन्यवाद।